को अब लग चुका था कि वो अपसाइड डाउन पोजीशन में इस केव में फंस चुका है, और वो भी अंधेरे में, यानी 60 फीट की गहराई में। मॉरिस के सिर्फ पांव काम कर रहे थे, जबकि उसके हाथ बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते थे। अब मॉरिस चिल्लाता है, रोता है, मदद मांगता है, लेकिन उसकी आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अब वो मुकम्मल तौर पर हेल्पलेस था। वो घंटों तक ऐसे ही लटका हुआ रहता है। मॉरिस के अंदर गए हुए 20 घंटे हो चुके और दोनों दोस्तों को अब घबराहट होने लगी थी। वो वापस बस में जाते हैं और वो अपने टीचर्स के साथ सारा मामला शेयर करते हैं। उन्हीं टीचर में से थे विलियम पॉवेल। वो इन दोनों दोस्तों को लेकर केव के पास आते हैं और केव के अंदर जाते हैं और एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से विलियम को मॉरिस के चीखने की आवाजें आती हैं। वो आगे बढ़ते हैं और मॉरिस के क्लोज पहुंच जाते हैं। विलियम मॉरिस को देख तो सकते थे, लेकिन वो मॉरिस के करीब नहीं जा सकते थे, क्योंकि केव अब मजीद टाइट हो गई थी और वो मॉरिस से 10 फीट की दूरी पर थे। वो मॉरिस के सिर्फ पांव को ही देख सकते थे, लेकिन विलियम पॉवेल मॉरिस की हेल्प नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मजबूरन फायर फाइटर्स की टीम को बुलाते हैं ताकि मॉरिस को रेस्क्यू किया जा सके। फायर फाइटर्स की टीम का प्लान बिल्कुल सिंपल था। वो सबसे पहले मॉरिस को कंफर्टेबल करेंगे, क्योंकि मॉरिस अंदर पैनिक हो रहा था, और इससे भी इम्पोर्टेंट था मॉरिस का कॉन्शियस होना, और इसलिए वो एक शख्स को अंदर भेजते हैं जो अपनी बातों से उसे उलझा कर रखे। फायर फाइटर्स की टीम के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ये कि वो मॉरिस को रस्सी से खींचकर बाहर निकालें, और दूसरा केव के ऊपर ड्रिल करके एक नई हॉल बनाई जाए। लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल फजूल था, क्योंकि केव के अंदरूनी सतह बिल्कुल कमजोर थी और ड्रिल करने से उसका कोलैप्स होने का खतरा भी था। अब वो इस केव में जगह जगह बल्ब लगाते हैं और साथ में हीटर भी लगाते हैं, जिससे मॉरिस को थोड़ी गर्मी लगे, और साथ में ऑक्सीजन के लिए पतली पाइप लगाते हैं।